चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हिस्ट्री की बात करें तो आज हमारे देश का इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का देहांत हुआ था। इनका देहांत कब हुआ ये याद नहीं करना आपको, मैं तो इनकी कहानी से जोड़ के आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए अब लोग हिस्ट्री ऑफ द डे देखते रहते हैं। तो विक्रम अम्बालाल साराभाई ये एक फिजिशियन थे, फिजिक्स की पढ़ाई की थी और साथ में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्री थे ये। और इन्होंने सीवी रमन के साथ अपनी शुरुआती जो रिसर्च थी वो की थी। और जब ये कैम्ब्रिज पढ़ने गए उसके बाद वहां से जब लौटे तो सीवी रमन के साथ इन्होंने यहाँ पे रिसर्च शुरू किया था और अपने घर में अहमदाबाद स्थित अपने घर में फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की थी, PRL, सीवी रमन साहब के साथ मिलकर। सीवी रमन का जो जन्मदिन है उस दिन को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सीवी रमन साहब का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है या किस दिन साइंस डे के रूप में हम मनाते हैं। तो जो व्यक्ति है विक्रम अम्बालाल साराभाई, इनको भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक इसलिए कहते हैं कि पहले इन्होंने फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की और यहीं से नींव पड़ गई कि हमें फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करना है। उसके लिए इन्होंने एक लैब बनाई जो कि अपने घर में ही बनाई थी, बाद में इसके लिए त्रिवेंद्रम में जमीन निकाली गई और अहमदाबाद में निकाली गई। और उसके बाद इन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया स्पेस को लेकर कि हम किस तरह स्पेस में अपने जो सैटेलाइट है, रॉकेट्स हैं, उनको हम बना सकते हैं। और धीमे धीमे इन्होंने उस समय की जो सरकार थी उनको मोटिवेट किया, उनसे बात की, उनसे ज़मीनें ली और इसरो यानी भारतीय रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नींव डाली हुई में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और 2019 में इसरो को बने हुए 50 साल हुए थे और 2019 में विक्रम अम्बालाल साराभाई को 100 साल हुए। तो इन्होंने इसरो की नींव डाली। इसरो एक ही दिन में नहीं बन गया, इसके पहले और बहुत छोटी छोटी संस्थाएं बनी, बाद में फिर इसरो बना और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में। और अभी इसके मुखिया कौन है, चीफ कौन है? के सिवान। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी नींव इन्होंने डाली, इसलिए इनको फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। 1971 में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने हमारे देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की टीम को तैयार किया था। आर्यभट्ट के जो शुरुआती रिसर्च है वो किए थे और इनके देहांत के बाद भी आर्यभट्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और हमारे देश की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट। हम अब्दुल कलाम का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वो DRDO ज्वाइन करने से पहले इसरो को उन्होंने ज्वाइन किया था कलाम साहब ने। और अब्दुल कलाम को इसरो में लाने वाले व्यक्ति कौन थे? यही विक्रम साराभाई। यहाँ तक कि उन्होंने इनका इंटरव्यू तक लिया था। तो अब्दुल कलाम को इन्होंने लाया और अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि जब भी मुझसे कोई गलती होती थी, हम कोई मिशन में फेल होते थे, तो मेरे पीछे ये व्यक्ति हमेशा खड़ा होता था हमें बूस्ट करने के लिए और कहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कोशिश करना। तो विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये आपको कहाँ मिलेगा? केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम में, इसे हम तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ मिलेगा? त्रिवेंद्रम में। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में। MP की कुछ विशेष बात करें तो MP की जो राजधानी भोपाल है वहां पे इसरो का क्या है? वहां पे इसरो का है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। कहाँ? भोपाल में। क्या करती है MCF? जब कोई सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है, जब वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, तो तब ये MCF उसको कंट्रोल करती है और उसके डाटा को लाती है, उसको कंट्रोल करती है। मतलब अंतरिक्ष में जाने के बाद सैटेलाइट को कौन कंट्रोल करता है? MCF। तो MCF दो जगह है देश में, एक तो मैंने बताया भोपाल में है और एक हासन में है। हासन कहाँ मिलेगा आपको? हासन मिलेगा कर्नाटका में, कर्नाटका में। तो दो जगह मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है। तो बेसिकली इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन अल्टीमेटली इनको इसरो का जनक माना जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ मिलेगा आपको? त्रिवेंद्रम में। और जहां से हमारे सारे रॉकेट लॉन्च होते हैं उसका नाम क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सतीश धवन जो है ये आपको कहाँ मिलेगा?
ये आपको मिलेगा अच्छा ये आप मुझे बताएं कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ मिलेगा, जहाँ से हमारे सारे जो रॉकेट है वो लॉन्च होते हैं, ये कहाँ पे है और किस राज्य में, ये आप मुझे अब बताइएगा। तो इसरो की स्थापना में सबसे इनका मूल काम है और इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया हुआ है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के जनक भी यही है, जो अहमदाबाद में IIM है उसके जनक भी यानी उसके फाउंडर भी यही है। तो बहुत सारे इन्होंने संगठन बनाए हैं देश में। और सबसे बड़ी बात, देश की मिसाइल वैन को लाना, उनको ट्रेन करना, उनको ग्रूम करने वाले भी यही है, विक्रम अंबालाल साराभाई। तो अंबालाल साराभाई इनके पिता का नाम था, वही इनके नाम के साथ लगा हुआ है। अगली न्यूज की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की न्यूज है। मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व। और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको पन्ना और छतरपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पन्ना और छतरपुर में। तो ये जो टाइगर रिजर्व है, इसमें ये जो बाघ हैं इनकी निगरानी के लिए क्या लगाए जा रहे हैं, ड्रोन लगाए जा रहे हैं, यानी ड्रोन से इनकी निगरानी की जाएगी। और हमारे MP में 5 जगह ड्रोन स्कूल खुल रहे हैं। और ड्रोन मेला अभी जो संपन्न हुआ है वो कहाँ संपन्न हुआ है, ग्वालियर में। ड्रोन मेला कहाँ संपन्न हुआ है MP का, ग्वालियर में। तो ये पन्ना जो हमारा टाइगर रिजर्व है, वहाँ ड्रोन की सहायता से मॉनिटर किया जाएगा कि बाघ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि एक बार पन्ना बाघ विहीन हो चुका है, मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि पन्ना में एक भी बाघ नहीं बचे थे, जीरो बाघ हो गए। इससे टाइगर रिजर्व का दर्जा छिनने ही वाला था, लेकिन इसने फिर से रिकवर किया और वापस बाघों की संख्या बहुत बढ़िया हो गई है। पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, इसके बीच से एक नदी गुजरती है, इसका नाम है केन रिवर। और केन नदी में ही घड़ियाल सेंचुरी है, केन नदी में ही घड़ियाल सेंचुरी है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से केन नदी निकलती है। और हमारे देश की फर्स्ट जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 2 नदियों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक नदी में पानी ज़्यादा होगा, एक नदी में कम होगा। तो वो नदी MP की है, केन बेतवा प्रोजेक्ट। तो केन जो नदी है वो आपको कहाँ से मिल रही, रायसेन के कुबरा गांव से निकल रही, सॉरी ये आपको कहाँ से गुजर रही है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजर रही है। और रायसेन के कुबरा गांव से तो बेतवा निकल रही है। तो केन में है ज़्यादा पानी, और इस ज़्यादा पानी को हम कहाँ डाइवर्ट करेंगे, बेतवा में। क्योंकि बेतवा कहाँ बेसिकली चल रही है, बुंदेलखंड वाले एरिया में। और बुंदेलखंड में काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ता है, और उस सूखे को दूर करने के लिए बेतवा में पानी चाहिए, और वो पानी कहाँ से आए, केन में। लेकिन इसके चक्कर में 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे, सदाबहार, सॉरी 8 लाख सदाबहार तो नहीं करेंगे, एक तरह से ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो काटे जाएंगे। इसकी वजह से काफी सालों तक ये अटका रहा, लेकिन अल्टीमेटली प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये जो पेड़ कट रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ किसका जा रहा है, पन्ना टाइगर रिजर्व का जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व एक चीज के लिए और फेमस है, हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उनमें से 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपके MP में है, 3 MP में है। तो एक क्या है, पन्ना, दूसरा क्या है, सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व, और तीसरा क्या है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपके पास, ठीक है। तो अब इस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में भी 11 ऐसे हैं जो ज्यादा खतरे में है, यानी जहाँ की जो वनस्पतियां हैं, वहाँ का जो जलवायु है वो ज्यादा खतरे में है, प्रोन है। तो उन 11 को यूनेस्को अपनी सूची में डाला हुआ है कि भैया इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इस सूची को क्या कहते हैं, यूनेस्को की सूची का या इस प्रोग्राम का नाम है मैप प्रोग्राम। क्या नाम है इस प्रोग्राम का, मैप। और मैप का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैप। और इस मैप प्रोग्राम में देश के 11 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 में से 11 मैप में आते हैं, और उसमें MP का एक आता है जिसका नाम है पन्ना। तो पन्ना खुद बायोस्फीयर रिजर्व है, और पन्ना यूनेस्को के जो मैप प्रोग्राम है उसका भी हिस्सा है, टाइगर रिजर्व है ही। और केन नदी यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो पन्ना के बाघों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। अगली न्यूज में बात कर लेते हैं, कोरोना कोविड को लेकर न्यूज है कि भाई मध्य प्रदेश की किस जिले की नगर परिषद ने 100% जो कोविड टीकाकरण है वो पूरा कर लिया है। तो ये क्या है, छतरपुर की गढ़ी मल्हारा नगर परिषद। पन्ना के बाद अगला जिला छतरपुर ही आता है। और ऐसा कौन सा जिला है MP का जिसने 100% कोविड टीकाकरण कर लिया है। 100% टीकाकरण मतलब दोनों डोज,
तो ऐसा कौन सा जिला है, इसका नाम है रतलाम। तो रतलाम जिलों में नंबर 1 है अपने पूरे डोज लगवाने में, दोनों डोज। और नगर परिषद की बात की जाएगी तो छतरपुर की गढ़ी मल्हारा जो नगर परिषद है वो। और अभी हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें पूरा पोटेंशियल है तीसरी लहर लाने का। ओमिक्रॉन जो देखिए, ये जो आपको यहाँ पे लिखा है, ये जो दिख रहा है ना, इसे स्पाइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक्स। आप लोग अगर फुटबॉल खेलते होंगे तो आप लोगों ने उनके जूते देखे होंगे, उनके जूते में इस तरह कांटे लगे होते हैं कि वो गिरे नहीं। इन्हें स्पाइक्स कहते हैं, क्योंकि ये जमीन को पकड़ के रखते हैं, फिसलता नहीं है। ऐसे ही कोरोना का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें ऐसे छोटे छोटे स्पाइक्स हैं। और ये जो स्पाइक्स हैं, तो जब हम इसके इतने सारे वेरिएंट देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब वेरिएंट आ गए, तो चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? इनकी स्पाइक्स में चेंज हो रहे हैं। और ये जो ओमिक्रॉन है, इसमें इसके पहले वाले वर्जन में से 30 स्पाइक म्यूटेशन हो गए हैं। मतलब ये जो स्पाइक में चेंजेस हो गए हैं, भाई वेरिएंट आया है मतलब कुछ चेंज हुआ होगा, अपडेट वर्जन है, तो किस में चेंजेस हो रहे हैं? इन स्पाइक्स पर। ये स्पाइक्स जो होते हैं हमारे सेल्स में जाकर अटैच हो जाते हैं और फिर हमारे सेल को भी क्या करते हैं, एक तरह से ग्रसित कर लेते हैं और हमको कोरोना वायरस लग जाता है। तो इनको स्पाइक्स कहते हैं। ध्यान रखिए, स्पाइक्स को जूते जो फुटबॉल वाले पहनते हैं या एथलीट्स पहनते हैं जो स्प्रिंट मारते हैं। तो ये इसमें किसमें म्यूटेशन हुआ है? इनकी स्पाइक्स में म्यूटेशन हुआ है और बहुत तेजी से दुनिया भर के देशों में ओमिक्रॉन फैल रहा है। और इसको लेकर अब थर्ड डोज की बात चल रही है और सरकार ने कह दिया है कि 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पहला डोज लगेगा। और किसका लगेगा? कोविशील्ड का। ये सरकार ने अभी 25 दिसंबर को कहा है। और जो थर्ड डोज की बात है, दुनिया में इसको थर्ड डोज कहा जा रहा है, दुनिया में इसको बूस्टर डोज कहा जा रहा है, बूस्टर डोज। लेकिन भारत में इसको क्या कहा जा रहा है? प्रिकॉशन डोज। प्रिकॉशन डोज यानी रोकथाम डोज। ये हमने नया शब्द निकाला है अपने लिए। तो थर्ड डोज की बात चल रही है और ये भी 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा लगना। पहले उनको लगेगा जो सरकार के फ्रंट लाइन वर्कर है, उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है उनको लगेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर डॉक्टर। तो फिर धीमे धीमे लगेगा। और इसराइल ऐसा देश है, इसराइल जहाँ पे चौथा डोज लग रहा है, 4th डोज चौथा। ठीक है, तो ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है और ये ध्यान रखिएगा, जिलों में दोनों डोज पूरा करने वाला जिला है रतलाम और नगर परिषद में हमने देखा छतरपुर की गढ़ी मल्हारा। अगली न्यूज फिर एमपी से है कि प्रदेश के किस शहर को पूरी तरह ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है? वो है सांची। सांची किस जिले में आता है? रायसेन। और रायसेन एमपी का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक भीमबेटका और एक सांची। एक भीमबेटका और एक सांची। तो 1989 में सांची को मिला, 2003 में इसको मिला, क्या मिला? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। और एक खजुराहो जो कि छतरपुर जिले में। तो भैया ग्रीन सिटी का मतलब कि यहाँ पे जो भी ऊर्जा यूज होगी, वो सोलर से हो सकती है, विंड से, बायो से, स्मॉल हाइड्रो से हो सकती है। लेकिन ये थर्मल वाली नहीं हो सकती, क्योंकि थर्मल हम किससे बना रहे हैं? कोयला से। और कोयला ग्रीन नहीं है, कोयला तो प्रदूषण करता है। तो सांची एक छोटा सा एक तरह से कस्बा कह सकते हैं, उनका ज्यादा आबादी नहीं है। सरकार उसको पूरी तरह ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप कर रही है। सांची एक चीज के लिए और फेमस है, क्यों? यहाँ पे स्तूप है, सांची स्तूप। स्तूप किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। किसने बनाया था? अशोक ने। बाद में उसमें जैसे शुंग वंश की बात करें, फिर गुप्त वंश की बात करें, तो सबका इसमें हल्का थोड़ा क्या कहते हैं, उसको कह सकते हैं कि उन्होंने एडिशन किया है, अपनी तरफ से कुछ लगाया है। ध्यान रखिएगा, 1989 में सांची स्तूप को मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। और ये कौन देता है? यूनेस्को देता है, यूनेस्को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? पेरिस में मिलेगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। और हमारे देश में कुल कितनी विश्व विरासत स्थल हो गई है? 40। तो ये चार्ट है, 2022 तक सरकार ने बोला था कि हम 175 गीगावाट जो बिजली है वो बनाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे। कब तक? 2022 तक। सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको 450 गीगावाट कर दिया। कब तक? 2030 तक। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट आते हैं। और एमपी सरकार ने ही बोला था कि भाई हम भी सोलर से 5,675 मेगावाट बनाएंगे, ये सब टारगेट है। अब 2022 आने को है, इसलिए अब इन टारगेट को रिवाइज करके 2030 तक का किया जाएगा। केंद्र सरकार ने तो अपना टारगेट रिवाइज कर दिया है, देखते हैं एमपी कब करेगा 2030 के लिए। ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, सांची को पूरी तरह ग्रीन सिटी के रूप में बनाया जाएगा। अब वह देश जिसकी सरकार ने हाल ही में ये कहा है कि अगले 3 सालों में वो अपने देश से सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या करती है कि बंद कर देगी, सारे परमाणु ऊर्जा को बंद कर देगी। ये देश है बेल्जियम। ये देश है बेल्जियम, यूरोप का देश है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी क्या है। खैर, हमारे देश में कुल 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें से 7 अभी चालू है। चालू है मतलब बाकी बंद है क्या? हाँ, बाकी के लिए ईंधन नहीं है मेरे पास। और ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में हमें थोरियम चाहिए, हमें प्लूटोनियम चाहिए, या हमें यूरेनियम चाहिए। और ये तीनों हमारे देश में उस पर्याप्त मात्रा में नहीं है जितने में हमारे 23 न्यूक्लियर प्लांट चल सकते, इसलिए अभी चालू कितने हैं? 7। एमपी की बात करूं तो मंडला का जो चुटका गांव है, चुटका, यहाँ पे लगेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन लगना और चालू होने में अंतर है, क्योंकि चालू जब होगा जब उसमें ईंधन आएगा। अब हमारे देश में जो न्यूक्लियर पावर है उसको गवर्न कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किस चीज का हेड होता है? परमाणु ऊर्जा आयोग का, एईसी का, वो उसका अध्यक्ष होता है। यानी ये देश की परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष कौन है, मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और ये जो कमीशन आयोग है, इसके 2 काम है। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जितनी ऊर्जा हमें मिल रही है, जैसे अभी हम बात करें लगभग 7480 मेगावाट की ऊर्जा देश भर के न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा हो रही। तो डी ये तय करेगा कि भाई कितनी ऊर्जा निकल रही है और उसका क्या यूज करना है। और दूसरा है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये तय करता है कि कहाँ पे कितना ही रेगुलेशन करनी है, कितना उसको नियम कायदे कानून से लगवाने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी देश कितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा ले, चला ले, उसके लिए दुनिया भर में एक एजेंसी, उसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक, आई फॉर इंटरनेशनल, है ना, एनर्जी एसोसिएशन। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना शहर में, वियना। और वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की। तो ये दुनिया भर के देशों के लिए नियम बनाती है, और उन्हीं नियमों के हिसाब से दुनिया भर के देश अपने देश के परमाणु जो संयंत्र हैं उनको चलाते हैं, काम करते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके अधीन ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आता है, एक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यूरेनियम है। ये सब चीज मैंने एक चार्ट दिया है कि आप इसको देख के समझिए हमारे देश में जो परमाणु संयंत्र का जो ढांचा है, जो इंफ्रा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा की को संभालने, देखने और उसमें रोकथाम लगाने का काम करती है, जिसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और हमारे देश में जो ये विभाग है, परमाणु विभाग, तो उसको कौन देखता है? प्रधानमंत्री सीधे देखते हैं। तो बेल्जियम ने कहा भाई हम बंद कर देंगे, भाई बड़ा देश है, कर सकता है, उसके पास और भी सोर्सेस है, हमारे पास तो फिलहाल है नहीं। और जितने हमारे पास परमाणु संयंत्र है उसके पास, उतने के लिए हमारे पास ईंधन नहीं है। तो खैर, जिस देश के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, तो ये है नॉर्वे। ये मैंने एक छोटे बच्चे की तस्वीर क्यों लगा दी है? भाई सवाल ये था कि भैया किस देश के मैग्नस कार्लसन ने फिडे का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। तो पहली चीज तो फिडे क्या होता है भाई? ये फिडे क्या है? फिडे जिसे आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कि दुनिया भर में चेस के लिए संगठन है। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? लुज़ैन में, लुज़ैन, लुज़ान। कहाँ है ये? स्विट्जरलैंड में, वहाँ इसका मुख्यालय मिलेगा फिडे का। अभी जो फिडे है ये चैंपियनशिप कराता है, मतलब इस बार के चेस चैंपियन कौन है? मैग्नस कार्लसन। जब ये छोटा था तो दुनिया का उस समय का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर था। क्या था? ग्रैंड मास्टर। ये ग्रैंड मास्टर एक टाइटल होता है, आप जब मैच खेलते हैं चेस के, तो उसके बाद आपकी एक निश्चित जब पॉइंट बन जाते हैं तो आपको ग्रैंड मास्टर खिताब मिल जाता है। तो हमारे देश में लगभग अभी, हमारे देश में लगभग अभी 67 ग्रैंड मास्टर है, 67। और हमारे देश के जो सबसे पहले विश्व चैंपियन थे उनका नाम था क्या? विश्वनाथन आनंद। और 1992 में इनको हमने क्या दिया था? राजीव गांधी खेल रत्न। इसका अब नाम सिर्फ क्या हो गया है? इसका अब नाम सिर्फ खेल रत्न हो गया, राजीव गांधी हट गया है। और ये पहले खेल रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे, राजीव गांधी खेल रत्न, सॉरी विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति। ये जो बच्चे की मैंने तस्वीर लगाई है मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, लेकिन रहता अमेरिका में। इसका नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा।
तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, मतलब तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इनका ताल्लुक, इनके दादा दादी वहीं रहते हैं भोपाल में। और ये दुनिया का सबसे युवा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। वैसे इसकी नागरिकता यूएसए की, पैदा यूएसए में हुआ है, इसके पिताजी भोपाल के थे। तो ये अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल का बच्चा है, लगभग 10 साल इसकी उम्र है, और दुनिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, यंगेस्ट, इससे कम उम्र में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, अगली न्यूज क्रिकेट को लेकर चलते हैं। तो भैया अभी दो बड़ी खबरें हैं, मतलब मैं भी पूछ सकता है कभी, पीएससी कोई भरोसा नहीं है। पहली तो ये कि भाई 200 विकेट लेने वाला, भारत की तरफ से 200 विकेट लेने वाला सबसे कम गेंदों में कौन सा गेंदबाज है, वो है मोहम्मद शमी। ये है उनकी तस्वीर, और है वो विकेट कीपर जिसने 26 मैचों में 100 शिकार किए। शिकार मतलब विकेट के पीछे विकेट कीपिंग कर रहा है, कैच आउट कर लिया। इसका नाम है ऋषभ पंत, ये है ऋषभ पंत। अब ये लोग किसके लिए खेलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का ये फुल फॉर्म है। और बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? वानखेड़े में। वानखेड़े की स्टेडियम है, कहाँ? मुंबई में। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन पहले इसका नाम बीसीसीआई नहीं था, तब उसका नाम था क्रिकेट, इसका नाम था क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में इसका नाम बीसीसीआई रखा गया। अभी बीसीसीआई की बात की जाएगी तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सौरव गांगुली। और जो इसके सेक्रेटरी हैं वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे, उनका नाम है जय शाह। तो बीसीसीआई जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है उसके अधीन आता है, लेकिन ऑटोनोमस संस्था है। और जो एक संस्था है नाडा, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, 2 साल पहले तक बीसीसीआई के जो टेस्ट होते थे, डोपिंग टेस्ट होते थे या फिर जो भी जांच होती थी, वो इनकी पर्सनल जो टीम थी, मतलब डॉक्टर्स की टीम थी, वो करती थी। लेकिन अब नाडा ही इनकी सारी जांचें करती, मतलब नाडा हमारे देश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी को लेकर सबसे बड़ी एक डोपिंग एजेंसी है। वो चेक करती है कि भाई किसी भी खिलाड़ी ने मैच से पहले कोई इलीगल ड्रग्स तो नहीं लिए। नाडा का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। और दुनिया के लिए जो है उसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल शहर में। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पे है? कनाडा में। ठीक, बेसिक फैक्ट तक देख लेना भैया, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी का क्या। ठीक है, अब आखिरी न्यूज में चलते हैं। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, 9th गुरु, और इनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया था, इनकी गर्दन उड़ा दी थी। और इनकी ये जो इनका मस्तक गिरा, वहां पे आज बना है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा आपको कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में, जो आपको चांदनी चौक वाला इलाका है, वहां पे शीशगंज गुरुद्वारा आपको मिलेगा। गुरु तेग बहादुर जो थे, इनको बाबा बकाला भी कहा जाता था, बाबा बाबा बकाला। और ये 6वें गुरु, जो गुरु हरगोविंद सिंह थे, उनके बेटे थे। और इन्होंने, इन्हीं के पुत्र है 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु तेग बहादुर जो थे, इन्होंने जो कश्मीर में जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था या कन्वर्जन कराया था, उसके खिलाफ इन्होंने बात उठाई। और जब औरंगजेब 1675 में जब अफगानियों का विद्रोह हो रहा था पाकिस्तान बॉर्डर में, तो वहाँ पे जब वो लाहौर गया था, तब उसने इनसे मुलाकात की, और उसको लगा कि ये आदमी की प्रसिद्धि बहुत तेज बढ़ रही है और ये आदमी लोगों को भला कर रहा है। तो इनको बोला कि भाई तू इस्लाम अपना लो। उन्होंने बोला नहीं भाई, इस्लाम नहीं अपनाऊंगा, मेरा धर्म अच्छा है। तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया था, इनको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो कश्मीर के लोगों को बचाने के चक्कर में औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट किया था, गुरु तेग बहादुर को। इनको बाबा बकाला भी कहते हैं। इनकी 400वीं जयंती है, इसके लिए मोदी जी ने एक समिति का गठन किया है। अब ये जो 10 गुरु हैं, तो सबसे पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। इसको मैं टालता हूं। पहले कौन है? नानक। दूसरे कौन है? अंगद।
तीसरे कौन है? अमरदास। चौथे कौन है? रामदास। पांचवें कौन है? अर्जन देव। छठे कौन है? इनके पिताजी हरगोविंद। सातवें कौन है? हर राय। आठवें कौन है? हरकिशन। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो सिखिज्म की बात करेंगे तो 1469 में नानक का जन्म हुआ था, तब से सिखिज्म शुरू होता है, एक तरह से मान सकते हैं। और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये सिखिज्म का गुरुओं का फेस था। अब जो 11वें गुरु हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब है, और गुरु ग्रंथ साहिब को लिपिबद्ध करना का काम किसने किया था? मतलब गुरुमुखी लिपि इन्होंने बनाई थी, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि बनाई, गुरुमुखी। और ये जो पांचवें गुरु हैं अर्जन देव, इन्होंने उनका संकलन करवाया था। और ये जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को डिक्लेयर कर दिया कि भैया मेरे बाद कोई मनुष्य रूपी गुरु नहीं होगा, अब जो गुरु होगा वो किताब होगी गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये 10 गुरु की कहानी है 1469 से लेकर 1708 तक। 10 गुरु शुरू होके खत्म हो गए। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों को खुला है। थैंक यू एवरीवन।